Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमने पिछले क्लासेस में बात की है जेनेटिक्स के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल यानी किसी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, स्पेलिंग का डिफरेंस है। प्रिंसिपल यानी क्या बेसिक था। ठीक है, इन्होंने जो मेंडल साहब थे वो किस चीज़ को बेस मान के ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें प्रोवाइड करा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ये इनहेरिटेंस जो हो रहा है ये किस बेसिस पे हो रहा है, कौन है जो इनको इनहेरिट कर रहा है एक से दूसरे जनरेशन में। चीज़ें समझ रहे आप? तो बेसिकली डीएनए जो इस चैप्टर के बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज देने वाला है। डीएनए आज हमें पता है, पहले के टाइम में इतना आसान नहीं था। आज साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हम पे एक एहसान समझ लो आप कि उन्होंने पहले से ही सारी डिस्कवरी करके हमें बताई है। हमें आज सिर्फ उन्हें पढ़ना है। ठीक है, उनके बारे में एक अच्छी नॉलेज रखनी है। बाकी पहले क्या आप सोचो, पहले तो कुछ पता ही नहीं था, तो चीज़ें ऐसी होती थी कि समझ ही नहीं आता था कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सोचो कितना पहले के साइंटिस्ट कितने अच्छे दिमाग के होते होंगे ना, कि सारी चीज़ें वो एक एक करके उसके पीछे पड़ जाते थे। आज के टाइम पे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, नेक्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर ही पूरा स्किप करते हैं ना। मैक्सिमम बच्चे यही हाल है उनका, उस क्वेश्चन के पीछे पढ़ के उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं आगे क्या हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड। अब आपको ये पता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसी को पता है न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? नहीं पता तो अभी आज ही हम जानेंगे। फिलहाल अभी बस इतना याद रखना है कि ये किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। यानी न्यूक्लियोटाइड इनके क्या है, मोनोमर। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जुड़ते क्या बनाते हैं, पॉलीमर। ठीक, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ठीक, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा वेरिएशन आता है, क्या, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड का। सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में आरएनए कंसिस्ट हो सकता है, लेकिन डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप पढ़ोगे आगे जब हम डबल हेलिकल मॉडल पढ़ाएंगे, हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है डीएनए। डीएनए के बारे में हमें आज पता है, लेकिन ये पता किसके थ्रू पर चला है, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने बेसिकली डीएनए के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमको दी, और वो साइंटिस्ट कौन थे, फ्रेडरिक। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर इन 1869। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाला क्या है, साइंटिस्ट के नेम, उनके एक्सपेरिमेंटल ईयर और उन्होंने क्या चीज़ प्रूव करके दिखाया। यहाँ पे आप इस चैप्टर में जब आप देखोगे आगे चल के तो बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम दिए हैं, और क्वेश्चन जो बनते हैं एमसीक्यू टाइप्स या मोस्ट प्रूविंग टाइप वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर, कि आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या बेसिकली बताया गया था, कौन से ईयर में किया गया था। तो आपको साइंटिस्ट के बारे में पता होगा प्रॉपरली, तब तो आप पता करोगे ना कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट दिए थे। ठीक, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड क्या था, डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट है, ये तो हमें पता है। न्यूक्लिक एसिड क्या था, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड था। ठीक, तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड क्या है, क्योंकि डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए उनके अंदर एक अलग शुगर पाया जाता है। राइबोज शुगर जो पाया जाता है वो आरएनए के अंदर पाया जाता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए के अंदर। इन्हीं दोनों शुगर की वजह से इनके नाम में इतना वेरिएशन है। ठीक, तो ये लॉन्ग पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज। याद रखना हमने बोला है क्या, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज, नॉट ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज। जेनेटिक मटेरियल हैं बहुत सारे, मैक्सिमम ऑर्गेनिज के सारे ऑर्गेनिज के नहीं। ठीक है, मैक्सिमम में क्या है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, वायरस जितने होते हैं उनके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। इसीलिए उनको ट्रीट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आरएनए की खासियत क्या है कि वो हर टाइम म्यूटेट करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एसिडिक इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आ रहा है तो नेचर इनका कैसा होगा, एसिडिक होगा।
फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869, ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। उन्हें नहीं पता था कि ये जो हो रहा है, उन्होंने न्यूक्लियस में देखा ये स्ट्रक्चर और उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन। ठीक है, किसने, फ्रेडरिक ने। ईयर था 1869। उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को बेसिकली माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे लेवल पे आ चुके थे, लेकिन बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन वो तब भी नहीं दे रहे थे, तो वो बेसिकली इसके बारे में प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे हमारी साइंस इतनी आगे चल के स्ट्रांग होती गई कि चीज़ें अपने आप समझ में आना शुरू हो गई। तो फ्रेडरिक ने क्या किया, उन्होंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोपी लेवल पे देखा तो उसके अंदर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर उनको दिखाई दे और उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिन। ठीक है, जबकि वो थे क्या, आज हमें पता है कि वही थे हमारे डीएनए। इन यूकैरियोटिक डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड इज अ चीफ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक जितने हैं, यूकैरियोटिक का सिंबलाइज क्या है कि उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए किन में पाया जाता है, न्यूक्लियस पे। कहाँ पे, क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, चीफ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा भी है, ठीक है, क्लास 9 से ये चीज़ पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का उनके पास उनका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इसीलिए वो अपने प्रोटीन की सिंथेसिस भी खुद ही कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन किन के पास खुद का डीएनए होता है। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं सब पे बनते हैं। आप 12th में हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीछे की चीज़ें छोड़ दो। बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है उन्हें हमेशा के लिए आगे लेके चलना है, ताकि कभी भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये ना लगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। चीज़ें समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि चीज़ें जो पीछे आप पढ़े हो, क्लास 9 से ये चीज़ पढ़े हो, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उनका खुद का क्या डीएनए होता है। ठीक है, इसीलिए वो अपने प्रोटीन का सिंथेसाइज खुद कर सकते हैं। ये आपको क्लास 12th में नहीं बताया जाएगा, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आपको पहले से भी पढ़ाया गया है, तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो बेसिकली डीएनए के बारे में हमने क्या क्या जाना, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ये सारे नहीं, कुछ ऑर्गेनीज या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनीज का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। किनको छोड़ के, वायरस और कुछ बैक्टीरियाज को छोड़ के बाकी सबका ये जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। बाकी इसको कौन आइडेंटिफाई किया था पहली बार, फ्रेडरिक ने। ईयर था 1869 ने, लेकिन उन्होंने इसका नाम डीएनए ना रख के न्यूक्लिन रखा, क्योंकि उसके बारे में उनको प्रॉपरली पता नहीं था। फिर क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। हमें भी पता है, आपको भी पता है। ठीक है, और ये चीफ कंपोनेंट किसका है, क्रोमोसोम्स का। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास उनका खुद का डीएनए होता है। लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैं, ये बेसिकली बताते हैं उनके लेंथ को। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे उतना लंबा क्या होगा, डीएनए का लेंथ। बेस पेयर क्या होते हैं, कितने पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयर इज इक्वल टू पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स 10, 5, मान लो अगर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, तो डीएनए का लेंथ कितना हो जाएगा, 20। लेकिन अगर पेयर में बात करो तो 10 पेयर ही होंगे। 20 है तो पेयर कितने हैं, 10। तो बेस पेयर कितने हो जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि बेस पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट। ये सारे जितने आपके दिख रहे हैं चारों के चारों, ये नंबर एज इट इज हमें याद रखना है। बैक्टीरियोफेज 5174, इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने पाए जाते हैं, सोचो 5386, 5386। नंबर की तरह याद रखो, 174 में कितने हैं, 5386। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48502। अच्छा, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, किसी को पता है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बेसिकली ये बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा है, 2 बैक्टीरियोफेज के बारे में आपने पढ़ा, एक 5174, उनके अंदर कितने पाए जाते हैं, 5386। ठीक है, 174 के अंदर 5386, नंबर की तरह चाहो तो आप याद कर लो। नेक्स्ट है लैम्डा के अंदर कितने पाए जाते हैं, 48502। ठीक,
इतने नंबर ऑफ बेस पेयर पाए जा रहे हैं। यहाँ पे याद रखना वो न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है, यानी वो लेंथ को बताया है। यहाँ पे बेस पेयर है, अगर न्यूक्लियोटाइड पूछा तो 2 × से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि बेस पेयर इज इक्वल टू पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये बेस पेयर अगर है मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक। इरेशिया क्लोराइड के अंदर कितने होते हैं? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। बेस पेयर है, अगर न्यूक्लियोटाइड पूछा अगेन 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में 3 × 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंडीशन में, डिप्लॉइड नहीं, हैप्लॉइड कंडीशन में कितने होते हैं? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे? अगेन 2 से मल्टीप्लाई। इतनी चीज समझ में आई? ये चारों के चारों ही, क्योंकि ये बेसिकली नंबर्स हैं, आपको इन नंबर को बायो में जहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है क्वेश्चन अक्सर करके वहां से पूछते हैं, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि आप क्वेश्चन गलत करो। अब आप समझदार हो, अच्छे से पढ़े हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छी नंबर से पास हो जाओगे। नहीं पढ़े रहोगे तो फिर दिक्कत होगी वहां पे। तो यहाँ पे क्या है? चारों का 5174 का 5386, लैम्डा का 48502, इक्वल डाई का 4.6 × 10⁶ और ह्यूमन का 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक। ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए और आरएनए में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंस है? एक तो शुगर का, ठीक है, डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में पाया जाता है ऑक्सीराइबोज, सॉरी राइबोज, ऑक्सी नहीं, राइबोज सिर्फ, ठीक है। आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। और एक और डिफरेंस है, डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस है उनके पास पाया जाता है थाइमिन, जबकि आरएनए के पास पाया जाता है यूरैसिल। अभी हम देखेंगे वो क्या है, ठीक है। बेसिकली ये है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड जो चेन होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? तो बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड चेन 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर ही क्या है? राइबोज इन द केस ऑफ आरएनए और डीऑक्सीराइबोज इन द केस ऑफ डीएनए, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस, नाम में नाइट्रोजन आ रहा है, यानी ऐसे बेसेस होंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन होंगे। दूसरा है पेंटोज शुगर, पेंटोज यानी 5 कार्बन वाला शुगर, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, ठीक है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अभी हमने बताया, नाम में ही नाइट्रोजनस बेस है, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पाया जाएगा। अब ये जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरिडमीन, ठीक है। देखते हैं पहले। नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं। एक क्या होता है? प्यूरिन, और एक क्या होता है? पाइरिडमीन, ठीक है। अब ये जो प्यूरिन है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। किसी को पता है क्या क्या? एक पार्ट है क्या? एडेनिन, और एक है गुआनिन। और ये पाइरिडमीन, ये कितने पार्ट में डिवाइड है? ये 3 पार्ट में डिवाइड है। साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिडीन, ठीक है। अब आपको ये याद रखना कैसे है? प्यूरिन छोटा सा नाम दिख रहा है, जो छोटे से में 2 ही कंपाउंड आएंगे, कौन कौन से? एडेनिन और गुआनिन। और पाइरिडमीन में बड़ा नाम दिख रहा है, इसलिए इसमें 3 कंपाउंड याद रखना है, साइटोसिन, यूरैसिल और थाइमिडीन, ठीक है। अब आपको याद रखना है क्या, ये कैसे अटैच होते हैं। तो एडेनिन हमेशा ही किससे अटैच होगा? जाके
एडेनिन हमेशा ही जुड़ेगा या तो इससे या तो इससे। इन द केस ऑफ आरएनए कब जुड़ेगा? यूरैसिल से। और इन द केस ऑफ डीएनए किससे जुड़ेगा? थायमिडीन से। ठीक है। और गुआनिन हमेशा ही किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। डीएनए और आरएनए दोनों के केस में, डीएनए हो या आरएनए हो, ये अपना ये नेचर कभी नहीं छोड़ता। ठीक है। एडेनिन जो होता है वो अलग रूप लेता है, डीएनए में अलग से जुड़ता है, आरएनए में किसी दूसरे से जुड़ता है, लेकिन गुआनिन जो है वो हमेशा ही साइटोसिन से जुड़ेगा। अब आप सोचो, जो लोग हमेशा एक ही जैसे रह रहे हैं, ठीक है, कोई भी मौसम आए, कोई भी आ जाए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंपाउंड हो, वो हमेशा एक ही के साथ रहेगा, उनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी या वीक होगी? सोच के बताओ आप। जो इंसान, आप इंसानों के टर्म में बोलते हैं ना, बायो को रिलेट करके पढ़ो, बायो को रिलेट करके जहां आप पढ़ना स्टार्ट करोगे वहां चीजें कॉम्प्लिकेटेड की जगह थोड़ी इजी बन जाएंगी। तो बेसिकली हमको याद रखने से मतलब है, याद रखने का बेस्ट तरीका है अपने ऊपर लेके पढ़ना। ठीक। तो बेसिकली जब आप किसी से हर सिचुएशन में जुड़े हो, ठीक है, दुख आ जाए, सुख आ जाए, कैसा भी मैटर हो, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप अगर उस इंसान से जुड़े हो तो यानी आपके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है। और अगर वो इंसान किसी दो टर्म में, मान लो आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है, अब बहुत ज्यादा खुश होते हो तो किसी एक के पास जाते हो, या खुशी के टर्म में नहीं, दुख के टर्म में सोचो कि आप थोड़ा सा दुखी होते हो तो उससे शेयर कर लेते हो, और बहुत ज्यादा दुखी होते हो तो किसी और से शेयर कर लेते हो। होता है ऐसा। तो आपके जीवन में वो दोनों फ्रेंड की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, लेकिन वही है, कंडीशन अलग अलग हो गई है। तो ये जो गुआनिन है और साइटोसिन है, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग बननी होती है, क्योंकि ये हर कंडीशन में स्टेबल रहने वाले हैं। यही एडेनिन और थायमिन के बीच, इन द केस ऑफ डीएनए, अगर डीएनए से है तभी तो थायमिन जुड़ेगा, आरएनए होगा तब क्या जुड़ेगा? एडेनिन के साथ यूरैसिल। कब? आरएनए के केस में। तो इसलिए इनके बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखने का बेस्ट तरीका यही है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह हमेशा ही गुआनिन और साइटोसिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये हमेशा ही एक ही दूसरे से जुड़ेंगे, अपनी कभी भी प्लेस चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए इनके बीच की बॉन्डिंग क्या होती है? थोड़ी तगड़ी होनी पड़ती है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। बाकी जो है उसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक। प्यूरिन में क्या पाया जा रहा है? एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, जबकि पाइडमिन में क्या जा रहा है? साइटोसिन, यूरैसिल और थायमिन। ठीक है, ये सारी चीजें याद रहेंगी। प्यूरिन में 2 और पाइरिडमिन में 3। नाम बड़े हैं इसलिए कंपोनेंट भी बड़े बड़े होंगे। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरैसिल और थायमिन। थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए बट इन केस ऑफ आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरैसिल इज प्रेजेंट। डीएनए के केस में थायमिन क्या होगा? वो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन अगर आरएनए का केस है तो थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होगा? यूरैसिल। ठीक है, याद रखना है, यूरैसिल कब प्रेजेंट होगा? अगर आरएनए होगा, और डीएनए अगर हुआ तो यूरैसिल नहीं होता, उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा? थायमिन। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जब भी नाम आएगा हमको याद रखना है क्या? कि ये मिक्सचर है किसका? नाइट्रोजनस बेस यानी ये, और पेंटोज शुगर, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को मिला के हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? इन्हीं न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड होता है PO4- तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए हमने बोला था कि अगर आपको नहीं पता तो हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिनके अंदर नाइट्रोजनस बेस पाया जा रहा हो, पेंटोज शुगर पाया जा रहा हो और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों को कंपाउंड को मिला के हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड सिर्फ 2 कंपाउंड के बने होते हैं, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन। कहां पे प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच।
ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड के केस में कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वही आप देखोगे कि आगे चल के यहाँ पे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। फिलहाल अभी हमको बस इतना याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर एक दूसरे से कौन सा लिंकेज शो करते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब एडेनिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पेंटोज शुगर है। ये जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, एडेनिन से डीऑक्सी एडिनोसिन बन गया। डीऑक्सी कहाँ से आया, क्योंकि शुगर ऐड हो गया, ठीक। गुआनिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर में क्या बनेगा, डीऑक्सी गुआनोसिन, एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन, ये सारे नाम में चेंजेस आ रहे हैं। साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलके क्या बनाते हैं, डीऑक्सी साइटिडीन। थाइमिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलके क्या बनाते हैं, डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। याद रखना है क्या, एडेनिन और शुगर मिलके क्या बनाएंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। गुआनिन और शुगर मिलके क्या बनाएंगे, डीऑक्सी गुआनोसिन। याद रखना इन द केस ऑफ डीएनए हम बोल रहे हैं, तभी तो डीऑक्सीराइबोज शुगर लेंगे। अगर आरएनए हुआ तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं होगा, क्या होगा, राइबोज शुगर होगा। तो यहाँ पे डीऑक्सी नहीं क्या बनेगा, राइबो एडिनोसिन, ठीक है। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड या फॉस्फोईस्टर लिंकेज ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये फॉस्फोईस्टर लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन 5-OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। आप देखो 5-OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इनके और फॉस्फेट ग्रुप के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉस्फोईस्टर, ठीक है। 5-OH और फॉस्फेट ग्रुप PO4, ठीक है, इनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉस्फोईस्टर, ठीक। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, 3- एंड 5- ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के किस में, 3- एंड को, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5- एंड को। कौन कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, ये कर रहा है फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर और डाइईस्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। डाइईस्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, इसलिए डाइईस्टर आ रहा है। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कब होगा, जब 5-OH ग्रुप किससे जुड़ जाता है, फॉस्फोरस और फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है, PO4- से, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब बनेगा, जब आपस में 2 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन रहेंगे। लेकिन इतने याद करने से काम नहीं चलने वाला, इसमें एक और चीज ऐड करना है, क्या, कौन कौन से चीज आपस में जुड़ती हैं। 3- से हमेशा कौन सा जुड़ेगा, 5-। 3- से कभी भी 3- नहीं जुड़ सकता, क्यों, आप आगे चल के देखोगे डीएनए जब अपने स्ट्रक्चर बनाता है तो एडेनिन के साथ हमेशा ही थाइमिन जुड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके जो एक डैश जो होता है वो 3- से 5- चलता है, तो दूसरा डैश 5 से 3- चलता है। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों ही जो स्ट्रैंड है एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, पूरक हैं बिना इनके। तो अब बेसिकली अगर ऊपर की तरफ साइटोसिन है तो नीचे की तरफ क्या होगा, गुआनिन। ऊपर की तरफ गुआनिन है तो नीचे की तरफ क्या होगा, साइटोसिन। तो चीजें रिवर्स हो गई ना, इसलिए 5- से 3- और 3- से 5- ऐसे चलते हैं, ठीक। तो याद कितना चीज रखना है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है, न्यूक्लिक बेसिकली बेस पे, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, 5-OH ऑफ न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप के बीच। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियोसाइड के बीच, ठीक है। द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, जो बैकबोन बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज ड्यू टू द शुगर एंड
फॉस्फेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैकबोन यानी जो मेन कंपोनेंट बन रहा है, जिस स्टैंड के वजह से ये डीएनए का इतना बड़ा मॉडल बन रहा है, वो किसके वजह से बना है? शुगर और फॉस्फेट्स के वजह से। ठीक है, इन आरएनए के केस में, अच्छा आप ये दोनों ही शुगर के बेसिकली 5 कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पेंटोज शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज है और वो राइबोज है। इन दोनों ही स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन, क्या दिक्कत दिख रही है? ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्यों डिफरेंस दिख रहे हैं? डिफरेंस दिखने का सिर्फ एक रीजन है, आप सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन को देखो, यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे H ग्रुप प्रेजेंट है और वहाँ पे OH ग्रुप। बाकी जो स्ट्रक्चर है इनमें कोई वेरिएशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नाम दे दिया गया डीऑक्सीराइबोज और वहाँ पे सिर्फ राइबोज। ठीक है, याद रखना है किस पे वेरिएशन आ रहा है? सेकेंड कार्बन पे। किस चीज का वेरिएशन आ रहा है? OH ग्रुप का। ठीक है, इन आरएनए every nucleotide residues has an additional OH group present and second position on the ribose। एक एडिशनल क्या है? सारी चीज तो सेम है, एडिशनल क्या बचा है? OH ग्रुप। किन में? राइबोज में, डीऑक्सीराइबोज में नहीं, राइबोज में। कौन से पोजीशन पे? सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने पहली बार आइडेंटिफाई किया था? फेडरिक ने। ईयर था 1869, बट उन्होंने उसका नाम क्या रखा? न्यूक्लिक। ठीक है, न्यूक्लिन रखा क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा था। इसके अलावा यूकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारे क्लोरोप्लास्ट थे, इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में, उनका प्रॉपरली नहीं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास उनका खुद का डीएनए होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। वो कौन कौन से बॉन्ड शो करते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है? जब नाइट्रोजनस बेस और क्या बनते हैं? शुगर के बीच। ठीक है, पेंटोज शुगर। नेक्स्ट है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कब बनता है? ये बनता है कब? जब आपके फॉस्फेट ग्रुप आके ऐड होते हैं। ठीक, और फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड कब बनता है? जब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपस में 3' से 5' कनेक्ट होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें बेसिकली आज हमने पढ़ी है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम सारे साइंटिस्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप शॉर्ट बेसिकली 2 या 4 मिनट रेस्ट लेने के बाद आप एक बार जितने आज आप क्लास में पढ़े हो उतनी चीज़ें एनसीईआरटी रीड करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एनसीईआरटी प्रॉपरली आप रीड करो, चीज़ों को समझो, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले चैप्टर्स की जितनी भी एमसीक्यू या क्वेश्चन आप लगा सकते हो, लगाते रहो। ठीक है, रिवीजन करना मस्ट है, रिवीजन नहीं होगा तो चीज़ें दिक्कत करेंगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।